बट क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता कि ये जो लाइफ है, ये जो बॉटल है, ये रियल है। मतलब इज इट पॉसिबल, ये भी तो हो सकता है ना कि वी आर नॉट लिविंग इन रियलिटी। ये भी तो हो सकता है कि ये कोई सपना हो, या हो सकता है कि कोई सिमुलेटेड कंप्यूटर में कोई गेम्स के कैरेक्टर हो हम लोग। अकॉर्डिंगली वो फिजिक्स के लॉज बनाएगी, फॉर्मूलाज बनाएगी, कैलकुलेशंस देगी, और वो सारे सही होंगे उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। मतलब जेल जाते हुए भी उसने बोला कि ठीक है जेल भेज दो, लेकिन फिर भी अर्थ तो घूमता ही है। ठीक है, जो ह्यूमंस हैं उनकी लड़ाई हो गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमंस को हरा दिया। इसका नाम कितने लोगों ने सुना है? ऑफ कोर्स सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लो, क्योंकि ये बहुत रेवोल्यूशनरी आदमी है और बहुत ही पॉपुलर है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, हमें अभी भी नहीं पता कि रियलिटी है या ये सिमुलेटेड वर्ल्ड है, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि हम रियल वर्ल्ड में जीते हैं। तो अकॉर्डिंग सी लाइफ में ना, फेलियर और सक्सेस के बीच में ना सिर्फ इतना गैप है। इतना 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 गैप, द डिस्टेंस ऑफ योर ब्रेन। ये जो ब्रेन है ना, ये जो मेंटेलिटी बोलते हैं ना जिसको, दैट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू गेट सक्सेस। अब ब्रेन से आई डोंट मीन आईक्यू, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटेलिटी, द एबिलिटी टू नॉट 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 गिव अप, राइट, हार नहीं मानना। दिस, ओनली दिस गैप इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। नाम बहुत फनी है, मैं मानता हूँ। क्यों फनी है? ये जो मेंटेलिटी लोगों ने बना रखी है ना कि साइंटिस्ट होते हैं सीरियस होते होंगे यार, इतने पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। दे आर द फनीस्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ग्रेविटी होगा, इतना ग्रेविटी होगा कि पूरा का पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट में समा जाएगा, एक पॉइंट में पूरा यूनिवर्स। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो वॉल्यूम ऑफ द यूनिवर्स। और इसी वजह से फिजिक्स के लॉज यहाँ पर ब्रेक डाउन होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जीरो वॉल्यूम और इनफाइनाइट डेंसिटी जैसे टर्म्स यूज करने लगते हैं, जिसका फिजिकल कोई मीनिंग है नहीं। फिजिक्स में इसका हेलो बच्चा लोग, कैसे सब कोई? यार कल आई नो की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, आई होप कि कोई टेक्निकल इश्यूज ना आए। तो आज चलो फिर द ग्रैंड डिजाइन का नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करते हैं। हालांकि मैं बता देता हूँ आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज रियलिटी, जो कि तुम लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। सिमुलेशन थ्योरी पे भी डिस्कशन करेंगे। वी विल ऑल्सो हैव अ डिस्कशन ऑन बिग बैंग थ्योरी। मैं समझाऊंगा कि बिग बैंग थ्योरी आता कहां से और वो है क्या चीज। एम थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा, जैसे इंट्रोडक्शन वाले में हुआ था। अगले के अगले लेक्चर में एम थ्योरी पे ज्यादा डिस्कशन है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज रियलिटी, ये क्वेश्चन क्यों आना चाहिए दिमाग में? हालांकि चलो मैं ये बता देता हूँ कि रियलिटी और वर्चुअलिटी का डिफरेंस क्या होता है आम इंसान की भाषा में। आम इंसान क्या सोचता है कि रियलिटी मतलब जैसे ये मेरा बॉटल है, ये रियल है, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं कि कुछ टीवी पे जैसे तुम लोग मेरे को देख रहे हो, तो दैट इज वर्चुअल, राइट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, रियलिटी मतलब जो रियल है, वर्चुअल मतलब जो कंप्यूटर्स में आता है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता कि ये जो लाइफ है, ये जो बॉटल है, ये रियल है। मतलब इज इट पॉसिबल, ये भी तो हो सकता है ना कि वी आर नॉट लिविंग इन रियलिटी। ये भी तो हो सकता है कि ये कोई सपना हो, या हो सकता है कि कोई सिमुलेटेड कंप्यूटर में कोई गेम्स के कैरेक्टर हो हम लोग, या कोई मूवी के कैरेक्टर हो। हाउ डू वी नो? क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, सुनने में स्टूपिड लगेगा कि यार तुम अपने आप को मूवी का कैरेक्टर कैसे मान रहे हो, रियल तो रियल दिख रहा है। पर क्वेश्चन करना क्या गलत है? क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, जेन्युइन क्वेश्चन है कि हाउ डू वी प्रूव कि दिस वर्ल्ड इज रियल, हाउ कैन वी प्रूव। ठीक है, मैं समझाता हूँ मैं ऐसा क्यों क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, इमेजिन करो कि तुम लोगों ने गोल्ड फिश, जैसा ये डायग्राम में दे रखा है, गोल्ड फिश है, ठीक है। गोल्ड फिश को तुमने एक बॉल में रख दिया है। अब उस बॉल के अंदर उस गोल्ड फिश को जो बाहर की यूनिवर्स दिखाई देगी, वो डिस्टॉर्टेड दिखाई देगी। क्यों डिस्टॉर्टेड दिखाई देगी? क्योंकि लाइट जो आ रहा है वो बेंड होकर उसके आंखों तक आ रहा है, तो उसको एक्चुअल में सब कुछ सीधा सीधा नहीं दिखेगा जैसा हमको दिखता है। ठीक, अब मान लो कि मछली ये मान ले कि यही उसकी रियलिटी है जो उसे दिख रहा है। मतलब मछली मान ले कि वो जो कर्व्ड दिख रही है चीजें, वो कर्व्ड ही है एक्चुअल में। उसके अकॉर्डिंगली वो फिजिक्स के लॉस बनाएगी, फॉर्मूलाज बनाएगी, कैलकुलेशंस देगी, और वो सारे सही होंगे उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। मतलब उसके रेफरेंस में उसकी थ्योरीज भी सही हैं। तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो गलत है और हम सही हैं? हमें हालांकि पता चल रहा है कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि वो गलत है, हम सही है, क्योंकि हम बाहर हैं तो हमको ऐसा पता चल रहा है। पर इट माइट बी पॉसिबल ना कि हमसे भी कोई ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग जो हमें ऊपर से देख रहा है और बोल रहा हो कि अरे ये अपने आप को मान समझते हैं। तो हाउ डू वी नो कि वी लिव इन अ रियलिटी और इन अ सिमुलेशन? आगे इस पर डिस्कशन है और आंसर्स भी मिलेंगे। ठीक है, गोल्डफिश का जो भी लॉ है जो उसने डिस्कवर किया और जो हमने किया हुआ है, दोनों अलग अलग हैं। हो सकता है गोल्डफिश का लॉ कॉम्प्लेक्स हो थोड़ा, क्योंकि उसने कर्व्ड मान के यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया है, बट वो अपने जगह पे सही है, हम अपने जगह पे सही है। तो टॉलेमी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? टॉलेमी, ही वॉज फिलोसोफर, लाइक साइंटिस्ट तो नहीं था वो, ही वॉज मोस्टली फिलोसोफर। ठीक है, टॉलेमी कौन था? एक फिलोसोफर था जिसने क्या बोला कि अर्थ सेंटर पे है। ये सब मानते भी थे पहले भी, लेकिन उसने क्या बोल दिया कि हाँ ठीक है अर्थ सेंटर पे है, ये मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। और हमने मान लिया कि ठीक है अर्थ सेंटर पे है, चीजें घूम रही है। उसने कुछ कुछ रीजंस भी दिए। क्या रीजन दिए? उसने बोला कि अगर अर्थ सेंटर पे नहीं होता, अर्थ घूम रहा होता, तो व्हाई डोंट वी फील द अर्थ अंडर आवर फीट मूविंग। कहने का मतलब कि अगर आप कार में हो या ट्रेन में हो और गाड़ी चल रही होती है, तो आपको महसूस हो जाता है कि हाँ गाड़ी चल रही है। इसका कहना था कि अगर अर्थ घूम रहा है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता कि अर्थ घूम रहा है, हमें क्यों ऐसा लगता है कि वो स्टेशनरी है। तो उसने बोला कि अर्थ स्टेशनरी है, बाकी चीजें घूम रही है। इंटरेस्टिंग क्या है कि टॉलेमी के मॉडल को ही कैथोलिक चर्च ने कॉपी किया। मतलब कि
चर्च में जो बोलते हैं कि ये जो अर्थ है वो सेंटर पे है और बाकी चीजें घूम रही हैं, ये जो कॉन्सेप्ट था चर्च ने टॉलेमी से ही कॉपी किया था, जिसकी वजह से कोपरनिकस और गैलीलियो को बाद में सजा मिली। तो सॉरी टॉलेमी, बट कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती हो गई ये, कोई बात नहीं। चलो फिर गैलीलियो के बारे में एक थोड़ा सा फनी चीज है, उसने क्या किया था, गैलीलियो को जब इम्प्रिजमेंट हुआ था, जब उसको जेल में डाला गया था, किस चीज के लिए डाला गया था, क्योंकि उसने क्या बोला था कि नहीं अर्थ सेंटर पे नहीं है, अर्थ रिवॉल्व करता है, पर चर्च बोलती थी कि अर्थ सेंटर पे है। सी प्रॉब्लम क्या था ना, लड़ाई क्यों हो रहा था गैलीलियो और चर्च के बीच में। सी होता क्या है ना, चर्च ने ये बोला कि हम भगवान के बंदे हैं और लोगों को हमारी बातें सुननी है, हम जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। अब एक साइंटिस्ट आता है जो बोलता है कि नहीं तुम तो गलत बोल रहे हो, तुम्हारा कहना है कि अर्थ सेंटर पे है, हम बोलते हैं कि अर्थ सेंटर पे नहीं है। अब होगा क्या कि चर्च से लोगों का बिलीफ खत्म होने लगेगा, और चर्च ऐसा चाहता नहीं है। क्यों? क्योंकि चर्च पे लोग बिलीव करते हैं, इसलिए तो चर्च को वो लोग डोनेशन देते हैं, इसी से तो चर्च चल रहा है। तो चर्च के जो लोग थे उन्होंने गैलीलियो को प्रिजनमेंट दे दिया, उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। पर जेल में जाने के वक्त भी गैलीलियो ने बोला एपस सी मूवी, व्हाट डज इट मीन, बट स्टिल इट मूव्स। तो जेल जाते हुए भी उसने बोला कि ठीक है जेल भेज दो, लेकिन फिर भी अर्थ तो घूमता ही है। ठीक है, अब आते हैं मूवी पे। कौन सी मूवी? द मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स कितने लोगों ने देखी है? नहीं देखी है तो मैं हार्डली रिकमेंड करता हूँ, प्लीज जाके मूवी देख लेना इस वीडियो के बाद, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। हालांकि मैं अभी उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, डोंट वरी, मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, बस मैं उसका मेन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। द मैट्रिक्स 1998 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि देयर इज एन अल्टरनेट रियलिटी जिसमें इंसान लोग रह रहे हैं, मतलब जो इंसान है वो रियल लाइफ में सो रहा है और उसका ब्रेन कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और एक अल्टरनेट रियलिटी में वो जी रहा है, सिमुलेटेड रियलिटी में जी रहा है। ठीक है, तो द मैट्रिक्स का कहना क्या था कि a different kind of alternate reality occurs in the movie The Matrix, in which human race is unknowingly living in a simulated virtual reality created by intelligent computers to harvest the bioelectrical energy. तो थोड़ा सा स्पॉइलर है, हुआ क्या था इसमें कि जो ह्यूमंस हैं उनकी लड़ाई हो गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमंस को हरा दिया, लेकिन ह्यूमंस ने क्या किया ना, चारों तरफ मरने से पहले, चारों तरफ हारने से पहले, चारों तरफ अर्थ के एक क्लाउड बना दिया, जिस क्लाउड की वजह से सोलर एनर्जी अब अर्थ तक नहीं आ सकती। तो सोलर एनर्जी नहीं आ सकती, और इन एआईस के पास, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो रोबोट्स थे उनके पास कोई चारा नहीं था एनर्जी गेन करने का। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम इंसानों से गेन करेंगे। इंसान का जो ब्रेन होता है उसमें कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहता है, तो इन्होंने बोला कि हम वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी ह्यूमंस जिंदा थे उस टाइम पे उनको इंस्लेव कर दिया, उनको सुला दिया और उनको एक सिमुलेटेड रियलिटी में डाल दिया। सिमुलेटेड रियलिटी में क्यों डाला? ताकि वो लोग सोचे, जो उनका ब्रेन है इंसानों का, वो ये सोचे कि बॉडी जिंदा है, बॉडी जिंदा है मतलब वो काम करते रहे, काम करते रहे। तो एक्चुअल में इंसान लोग कहाँ हैं? अभी वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो रियल लाइफ में है। पर मूवी में दिखाता है कि कुछ लोगों को पता चल जाता है कि वो लोग एक सिमुलेटेड रियलिटी में जी रहे हैं, फिर वो लोग उससे बाहर आते हैं। ठीक है, ये इतनी लंबी कहानी सुनाने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो मूवी, जो द मैट्रिक्स है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर है अभी, सिमुलेशन थ्योरी के नाम से। मैं बताऊंगा कि होता क्या है वो थ्योरी। पहले ये समझ लेते हैं कि हाउ कैन वी टेल कि हम लोग जो हैं वो लोग सिमुलेटेड वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं। क्या पता शायद द मैट्रिक्स मूवी सच हो, इट माइट बी पॉसिबल, हो सकता है सेम टू सेम लॉजिक ना हो, सेम टू सेम रीजंस ना हो, बट इट इज पॉसिबल कि हम एक सिमुलेटेड रियलिटी में जी रहे हैं। इलॉन मस्क का नाम कितने लोगों ने सुना है? ऑफ कोर्स सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लो, क्योंकि ये बहुत रेवोल्यूशनरी आदमी है और बहुत ही पॉपुलर है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। टेस्ला जैसी कंपनी, स्पेस एक्स, ये तेरा आपका सोलर सिटी, इस टाइप की बहुत सारी कंपनीज ने खोल रखी है जो पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर रही है। स्पेस एक्स ये मार्स को कोलोनाइज करना चाहता है। सो दिस पर्सन, दिस ब्रिलियंट, ही इज ऑल्सो एन इंजीनियर। तो वो इंजीनियर इतना पॉपुलर इंजीनियर है जो क्या मानता है कि हम लोग एक सिमुलेशन थ्योरी में जी रहे हैं, मतलब कि हम लोग एक सिमुलेशन वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो सिमुलेशन थ्योरी होती क्या है? थ्योरी क्या बोलती है कि हम लोग किसी एलियन, जो बहुत ज्यादा एडवांस एलियन है, उनके कंप्यूटर के कैरेक्टर्स हैं। जो एलियंस है उन्होंने हमको एक सिमुलेटेड रियलिटी में क्रिएट किया हुआ है, जस्ट टू सी कि हाउ द वर्ल्ड गोज इनसाइड द कंप्यूटर। इट माइट बी पॉसिबल कि हो सकता है वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए, या बहुत सारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, कि अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा। इस तरीके से हमारा वर्ल्ड क्रिएट कर दिया, जो वर्ल्ड एक सिमुलेटेड वर्ल्ड है, जो एक्चुअल में रियल नहीं है। मतलब ये चीजें रियल नहीं है, जो आप लोग देख रहे हैं वो चीजें रियल नहीं है, ये बस एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा सिमुलेशन थ्योरी बोलती है। और इलॉन मस्क का भी मानना है कि हाँ ये चीज सही है। ऑफ कोर्स देयर इज नो वे टू प्रूव कि हम लोग रियल लाइफ में जी रहे हैं या सिमुलेटेड लाइफ में जी रहे हैं। अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा टेक्निक क्रिएट नहीं हुआ है कि हम डिस्प्रूव या प्रूव कर सके कि ये रियल वर्ल्ड है या नहीं है, बट हु नोज, right? So this is the modern version. Simulation theory is the modern version of the idea that we are all figments of someone else's dream. मतलब कि हो सकता है कि हम किसी के सपने के पार्ट हैं, राइट? मॉडल डिपेंडेंट रियलिज्म क्या है? ये मॉडल डिपेंडेंट रियलिज्म, अगर सिमुलेशन थ्योरी को थोड़ा देर के लिए मान लें कि वो गलत है और हम लोग एक रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो मॉडल डिपेंडेंट रियलिज्म ये बोलता है कि दुनिया जो है उस दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक मॉडल बना सकते हैं, जिस मॉडल के अकॉर्डिंगली ही ये दुनिया वर्क कर रही होती है।
मॉडल मतलब कि जैसे न्यूटन्स के लॉज हो गए, बिग बैंग थियरी हो गई, और भी कुछ थियरीज हो गई जो दुनिया को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दुनिया बना कैसे, क्यों बना, एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एटम्स मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं, फोर्सेस कैसे इंटरेक्ट करती हैं, ये सारे मॉडल्स हैं। और ये मॉडल यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर दो चार्जेस हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, या फिर दो मासेस है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल लगता है और वो ऐसे पास आते हैं। ये एक मॉडल है जो मॉडल रियलिटी को एक्सप्लेन कर रही है। हमें अभी भी नहीं पता कि रियलिटी है या ये सिमुलेटेड वर्ल्ड है, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि हम रियल वर्ल्ड में जीते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डिपेंडेंट रियलिज्म, हम एक रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, और इस रियल वर्ल्ड में क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम कुछ भी चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन बी श्योर ऑफ थिंग्स। मतलब श्योर मतलब क्या, कि ये पेन मैंने पकड़ा है तो मैं श्योर हो सकता हूँ कि ये पेन मैंने पकड़ा है, मतलब ये पेन है। ऐसा क्लासिकल फिजिक्स मानता है, क्वांटम फिजिक्स नहीं। क्वांटम फिजिक्स नहीं मानता है। वो आगे चल के मैं बताऊंगा अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट अगले लेक्चर में या उसके बाद के लेक्चर में कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है। बट अभी ये हम जानते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स कह रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें रियल हैं, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम पेन को देख रहे हैं मतलब पेन है, हम बॉटल को देख रहे हैं तो बॉटल है। ठीक, एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ एक एग्जांपल के साथ कि क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलना चाहता है। जैसे मान लो कि तुमने एक जीब्रास को लड़ते हुए देखा कि उनको पार्किंग स्पॉट चाहिए। मान लो कि जीब्रास इंसान जैसे हैं, उनको पार्किंग स्पॉट चाहिए कि नहीं भाई मेरे को यहाँ पर पार्किंग स्पॉट चाहिए, वो लोग लड़ रहे हैं, तुमने ऐसा देखा जीब्रास को लड़ते हुए, मतलब कि वो जीब्रास है वहां पर। सिंपल सा बात है। क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलते हैं कि जीब्रास लड़ रहे हैं मतलब है वहां पर। अगर तुम वहां नहीं भी देखोगे तब भी जीब्रा तो लड़ते ही रहेंगे ना। अगर दुनिया में कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तब भी वो जीब्रा अपना लड़ रहे हैं, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा नहीं बोलता है। क्या बोलता है? क्वांटम मैकेनिक्स सिंपली ये बोलता है, आम भाषा में बताऊं तो, कि अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो वो एग्जिस्ट करती हैं, ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो दे डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। मतलब कि ना, ऐसे इमेजिन करो, पबजी खेला है, कितने लोगों ने खेला पबजी? सभी कोई खेलते होगे, ठीक है। मैं नहीं खेलता हूँ बट तुम लोग खेलते हो, ठीक है। तो पबजी क्या है? पबजी में अगर तुम सामने देख रहे हो, लाइक है ना, तुमको ऐसे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अब तुम पीछे मुड़े, तो पीछे मुड़ने पे तुमको एक घर दिखाई दे रहा है, वो पेड़ गायब हो चुके हैं क्योंकि तुम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। और पबजी प्रोसेसर्स का टाइमिंग बचाने के लिए, मतलब अपना स्पेस बचाने के लिए क्या करता है कि जो चीजों को, जो कैरेक्टर है वो ऑब्जर्व कर रहा है उसी को शो करता है, बाकी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब तक तुम पेड़ को देख रहे हो पेड़ है, बाकी घर नहीं है। जैसे तुम घर को देखने लगे, पेड़ गायब हो गए, घर एग्जिस्ट करने लगा। क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। कोई कहीं सुनी बातें नहीं बोल रहा हूं मैं। थेरीज ये जो है ना, ये सिर्फ थेरीज नहीं है, प्रैक्टिकली प्रूवन चीज है। और ये क्वांटम मैकेनिक्स प्रूव कर चुका है ये चीज को कि जो चीजें ऑब्जर्व नहीं हो रही होती हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वी माइट बी लिविंग इन द सिमुलेटेड वर्ल्ड, इट माइट बी पॉसिबल, ठीक है। या तो हम ये बोल सकते हैं कि हम सिमुलेटेड वर्ल्ड में जी रहे हैं, जैसे पबजी का कैरेक्टर है वो एक सिमुलेटेड वर्ल्ड में जी रहा है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि शायद रियलिटी का डेफिनेशन ही ये होता है कि जब ऑब्जर्व करेंगे वही तभी वो चीजें दिखेंगी, ठीक है। और फिलोसफी में ये जो क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ना, उसको रियलिज्म बोलते हैं, वो तो तुम लोग जानते हो वर्ड को, है ना, ठीक है। अब आते हैं ब्रेन पावर पे। ब्रेन पावर से पहले, ये चीजें बताने से पहले मैं तुमको एक छोटा सा मोटिवेशन देता हूँ। मोटिवेशन क्या है? सी, लाइफ में ना फेलियर और सक्सेस के बीच में ना सिर्फ इतना गैप है, इतना 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 गैप, द डिस्टेंस ऑफ योर ब्रेन। ये जो ब्रेन है ना, ये जो मेंटेलिटी बोलते हैं ना जिसको, दैट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू गेट सक्सेस। अब ब्रेन से आई डोंट मीन IQ, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटेलिटी, द एबिलिटी टू नॉट 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 गिव अप, राइट, हार नहीं मानना। दिस, ओनली दिस गैप इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। चलो फिर वापस से साइंस में आते हैं। मोटिवेशन तो हो गई। ब्रेन पावर क्या है? ब्रेन पावर ये है कि ब्रेन जो है हमारा, वो चीजों को मॉडल करता है। मॉडल क्या करता है? मतलब ये जो दुनिया है उसको ऑब्जर्व करता है और पैटर्न्स क्रिएट करता है। पैटर्न क्रिएट मतलब क्या? मेमोरीज जो होती है ना, वो मेमोरीज एक पैटर्न में क्रिएटेड होती है। मतलब तुम जैसे, अब जैसे तुम्हारा चेहरा है, उसका एक पैटर्न है, वो पैटर्न मैंने मेमोरी में रख लिया, अगली बार वही पैटर्न दिखेगा तो आई विल रियलाइज कि हाँ ये तो मेरा दोस्त है, राइट। तो ब्रेन पावर का ये जो मॉडलिंग का जो पावर है, मॉडल बिल्डिंग का जो पावर है, इसमें क्या होता है कि एक एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर तुम चश्मा है, ठीक है, ये चश्मा चीजों को उल्टा कर देता है, रिवर्स, ठीक है। तो अगर वो चश्मा मैं पहनूंगा तो मेरे को दुनिया उल्टी दिखने लगेगी, ठीक है। पर ब्रेन क्या करेगा ना कि आधे घंटे के बाद वो वापस से वर्ल्ड को सीधा कर देगा। मतलब चश्मा दुनिया को उल्टा कर दी थी, उसके बाद मेरी आंखें जो थी वो भी उसको उल्टा करके वापस सीधा कर देगी। ब्रेन इज सो गुड एट इट। और जैसे ही मैं चश्मा निकालूंगा तो मेरे को फिर कुछ देर तक चीजें उल्टी दिखेंगी, लेकिन फिर से ब्रेन वापस से वो मॉडल को रिक्रिएट करके सीधा कर देगा। क्यों? क्योंकि बचपन से मैंने दुनिया को सीधा देखा है, वो पैटर्न ब्रेन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो वो बार बार सीधा करना चाहता है चीजों को। तो तुम कितना भी चश्मा लगा लो, टेढ़ा चश्मा कर दे, व्यू को तुम्हारा उल्टा कर दे, वो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा ब्रेन है वो मॉडल करके अंडरस्टैंड कर लेगा। यार गर्मी लग रही है, एसी थोड़ा चालू कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। क्वैक क्वैक क्वार्क्स, क्या है ये क्वार्क्स? अगर तुम लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा कोई भी साइंस की बुक में, तो क्वार्क्स का मेंशन जरूर मिलता है। क्यों, क्या होते हैं क्वार्क्स? आप लोगों ने एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा कि दुनिया एटम से बनी है। एटम्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को फेंक दिए। अब बात करते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की। वेल, क्वार्क्स क्या होते हैं ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को क्वार्क्स मिलकर बनाते हैं। मतलब अगर तुम प्रोटॉन को तोड़ोगे ना
तो 3 क्वार्क मिलेंगे तुमको, वैसे न्यूट्रॉन को तोड़ोगे तो 3 क्वार्क मिलेंगे। बस इन तीनों डिफरेंस क्या है कि अलग अलग टाइप्स होते हैं क्वार्क के। तो ये जो क्वार्क होते हैं ना, उनके टाइप्स के नाम मैं बता देता हूँ वो क्या होते हैं। अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज और चार्म। नाम बहुत फनी है, मैं मानता हूँ। क्यों फनी है? ये जो मेंटेलिटी लोगों ने बना रखी है ना कि साइंटिस्ट होते हैं सीरियस होते होंगे यार, इतने पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तो ऐसा कुछ ही नहीं है। दे आर द फनीस्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं हर चीज को फनी बना देते हैं। कैसे फनी बना दिया? वो लोगों ने ये डिस्कवरी की और इन्होंने क्या बोल दिया कि इनके नाम चलो कुछ भी कूल से रख देते हैं। इनफैक्ट स्टोरी क्या है कि मैंने नाम बताया ना, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज और चार्म। तो जो स्ट्रेंज क्वार्क है, जिसका नाम स्ट्रेंज है, वो नाम कहाँ से आया? क्योंकि इन लोगों ने ये क्वार्क लास्ट में डिस्कवर किया और इसकी प्रॉपर्टीज इनको समझ नहीं आ रही थी, जो थोड़ी स्ट्रेंज थी कि यार ये बाकी क्वार्क जैसा नहीं बिहेव कर रहा है, तो उसको क्या बोल दिया? स्ट्रेंज क्वार्क बोल दिया। तो क्वार्क से मिलके बनते हैं प्रोटॉन्स। कितने क्वार्क? 3 क्वार्क, 2 अप और 1 डाउन। मतलब यहाँ पर जो डायग्राम में तुमको दिख रहा है ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग प्रोटॉन। 2 अप 1 डाउन प्रोटॉन बनाता है, 2 डाउन 1 अप न्यूट्रॉन बनाता है। उसी तरीके से और भी पैटर्न्स तुम क्रिएट कर सकते हो। ये जो क्वार्क्स होते हैं ना, वो ऐसे फोर्स से जुड़े होते हैं जो डिस्टेंस के साथ बढ़ता है। मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। अजीब लग रहा है सुनने में? ग्रेविटी में डिस्टेंस कम करते हैं तो फोर्स बढ़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिस्टेंस कम करते हैं तो फोर्स बढ़ता है। लेकिन ये उल्टा है, जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ज्यादा ग्रेविटी इसका पावर बढ़ेगा। इसको कैसे समझें? एक रबर बैंड लो, रबर बैंड को खींचो, जितना ज्यादा खींचोगे वो उतना ज्यादा फोर्स क्रिएट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। उसी तरीके से ये काम करता है। अब इससे होता क्या है कि तुम क्वार्क को अगर दूर करना चाहोगे तो वो इतना पावरफुल फोर्स क्रिएट करेगा कि वो क्लोज आ जाएंगे। फिर और ज्यादा दूर ले जाओ, फोर्स पावर बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा आप अलग नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रैक्टिकली हम क्वार्क को डिटरमाइन नहीं कर सकते अकेले अकेले। अकेले अकेले मतलब क्या? अप अप डाउन, ये जो 3 डायग्राम में दिख रहे हैं इन तीनों को हम अलग नहीं कर सकते। जब तीनों अलग नहीं रहेंगे तो वो लोग प्रोटॉन बना लेंगे, प्रोटॉन बनाएंगे तो हमको सिर्फ प्रोटॉन दिखाई देगा, मतलब कि हमको क्वार्क नहीं दिखाई देगा। मतलब हम क्वार्क ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे बोल दें कि क्वार्क एग्जिस्ट करता है? साइंटिस्ट लोगों ने बहुत टाइम तक इस मॉडल पे लड़ाई की कि क्वार्क जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, तुम कैसे बोल सकते हो। लेकिन क्वार्क का जो मॉडल था ना, वो धीरे 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 टाइम के साथ हर चीज को एक्सप्लेन करता रहा, करेक्ट ऑब्जर्वेशन देता रहा, करेक्ट प्रेडिक्शन देता रहा। तो हम लोगों ने मान लिया कि शायद क्वार्क का एग्जिस्टेंस होता हो। इट माइट बी पॉसिबल कि क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सेम एक्सपेरिमेंट, सेम ऑब्जर्वेशन दुनिया में कोई और एलियन होगा, हो सकता है वो लोग कर रहे होंगे। और उन्होंने क्या डिस्कवर किया? सेम ऑब्जर्वेशन से, सेम एक्सपेरिमेंट से सब कुछ सेम ऑब्जर्व किया, लेकिन हो सकता है कि वो एलियन एक दूसरा मॉडल क्रिएट कर ले जहां पर क्वार्क नहीं होते हैं, जहां पर कुछ और होता है। और हो सकता है कि वो भी हर चीज को एक्सप्लेन कर दे। मतलब कि एलियन ने एक मॉडल बनाया, वो भी हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, हमने एक मॉडल बनाया, वो भी हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। वी कांट टेल कि दोनों का में से मॉडल सबसे बेस्ट कौन है। दोनों मॉडल ही अपनी जगह सही है। मायने रखता है कि चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं कि नहीं। अभी तक तो सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं क्वार्क मॉडल से, तो क्वार्क मॉडल अभी सही मान रहे हैं कि क्वार्क एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि आप में से कोई बैठा हुआ कोई वैज्ञानिक हो या कोई और वैज्ञानिक इस चीज को प्रूफ कर दे, कुछ नया मॉडल क्रिएट कर दे जो ज्यादा बेटर हो, ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करे, तो क्वार्क मॉडल को हम खत्म कर देंगे। बट अभी हम मान रहे हैं कि क्वार्क एग्जिस्ट करता है। ये तो क्वार्क वार्क की बातें तो हो गई। चलो अब टाइम पे आते हैं। सी, टाइम पे, टाइम होता क्या है? टाइम एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, क्या है? ये सब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ते हैं, जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग टाइम को नॉर्मली समझेंगे जैसा हम समझते हैं। सी, जब चर्च ने बोला ना कि जो दुनिया है वो फाइनाइट टाइम अगो क्रिएट हुई थी। फाइनाइट टाइम अगो मतलब क्या? बाइबल में लिखा हुआ है कि कुछ हजार साल पहले भगवान ने बोला लेट देयर बी लाइट, और लाइट था। भगवान ने बोला लेट देयर बी द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स क्रिएट हो गई। तो लोगों ने चर्च से पूछा कि अगर कुछ 2000 4000 साल पहले जब भी दुनिया को भगवान ने बनाया जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, तो उससे पहले क्या था? वेल, चर्च के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो चर्च के एक सेंट ऑगस्टीन ने क्या बोला कि टाइम डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर द क्रिएशन। उसने क्या बोला कि क्रिएशन से पहले टाइम था ही नहीं, तो तुम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हो कि टाइम मतलब क्रिएशन से पहले था क्या चीज, क्योंकि उस टाइम टाइम ही नहीं था। तो तुम क्या पूछ सकते हो कि उस टाइम पे क्या था, है ना? सेम क्वेश्चन हुआ जो लोगों ने बिग बैंग थियरी आने के बाद साइंटिस्ट लोगों से पूछी। क्या क्वेश्चन? बिग बैंग थियरी आई, बिग बैंग थियरी ने ये प्रूव कर दिया कि चर्च का जो बाइबल वाला कॉन्सेप्ट है वो तो गलत है। बिग बैंग हुआ था 13.6 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब बहुत पहले, है ना? 4-5 हजार साल पहले दुनिया नहीं बनी है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला साइंटिस्ट को कि अच्छा बिग बैंग से पहले क्या था? अब साइंटिस्ट लोगों के पास इसका जवाब नहीं है। क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि बिग बैंग, जब बिग बैंग की बातें करते हैं ना, तो वहां पर फिजिक्स के लॉस ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मतलब इफ यू गो 13.6 बिलियन ईयर्स अगो, वहां पर जो सिचुएशन था यूनिवर्स का, वहां पर जो अभी के फिजिक्स के लॉज हैं वो काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं काम करते हैं वो भी मैं बताऊंगा अभी। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि बिग बैंग से पहले था क्या, जो क्वेश्चन लोगों ने किया। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग से पहले टाइम था ही नहीं, जैसा सेंट ऑगस्टीन ने बोला कि क्रिएशन से पहले टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग से पहले भी टाइम था ही नहीं, मतलब यूनिवर्स क्रिएट हुआ और यूनिवर्स के साथ टाइम क्रिएट हुआ। पर कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि नहीं, बिग बैंग से पहले भी टाइम था। ठीक है, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि बिग बैंग है क्या चीज और बिग बैंग पे फिजिक्स के लॉस ब्रेक डाउन कैसे हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग अगले स्लाइड से सीखेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है और यूनिवर्स के एक्सपेंड करने की वजह से हमने बिग बैंग की थ्योरी क्रिएट की। ठीक है, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड।
यूनिवर्स स्टैटिक और एक्सपेंडिंग। मैं आंसर दूंगा बिग बैंग थ्योरी क्या है, इस स्लाइड को समझाने के बाद ही तुम्हें वो चीजें समझ आएंगी, इसलिए मैं पहले ये स्लाइड समझा देता हूँ। सी 1920s तक ना लोगों को क्या लगता था कि यूनिवर्स स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब क्या कि ये हमारी गैलेक्सी है, ये दूसरी गैलेक्सी है, तीसरी गैलेक्सी है, ये सारी गैलेक्सीज अपने अपनी जगह पे हैं, बस हैं, बाकी मूव नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत लॉजिकल लगता था, चीजें ऐसी दिखती भी थी कि हाँ स्टार्स अपनी जगह पे हैं, सब कोई अपने अपनी जगह पे, स्टैटिक है पूरा यूनिवर्स। 1929 में एडविन हबल नाम के एक साइंटिस्ट ने एक ऑब्जर्वेशन किया, जिसने उसमें बोला कि लाइट यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है। कैसे बोला उसने? उसने अलग अलग गैलेक्सी से लाइट जो आ रही थी उनको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करके उसको क्या पता चला कि देयर वाज अ रेड शिफ्ट इन द लाइट। रेड शिफ्ट मतलब क्या कि लाइट जो आ रही है उनसे स्टार से, वो फेड अवे करते जा रही है अपनी एनर्जी। तो इसने डॉपलर इफेक्ट यूज करके, जो डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है उसको लाइट पे अप्लाई करके क्या बोला कि इसका मतलब कि जो यूनिवर्स है उसमें जो भी गैलेक्सीज हैं वो सारी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दूर जा रही होंगी, इसी वजह से तो लाइट जो है वो फेड अवे करता जा रहा है, डॉपलर इफेक्ट, वो रेड रेड शिफ्टेड होते जा रहा है, रेड कलर में बदलते जा रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कैलटेक एक फिजिसिस्ट था फर्ज नाम का, जिसने बोला कि नहीं, हबल गलत है, यूनिवर्स स्टैटिक है। मतलब फर्ज का मानना था कि यूनिवर्स स्टैटिक है, तो उसने हबल के ऑब्जर्वेशन को गलत प्रूफ करने के लिए क्या लॉजिक दिया, उसने बोला कि हो सकता है कि लाइट की जो एनर्जी लूज हो रही है, मतलब वो रेड कलर में, ब्लू से वो रेड में शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी वजह से स्पेस में कुछ ऐसा होता होगा जिस वजह से लाइट एनर्जी लूज करता है। उसका एक्सप्लेनेशन उसने नहीं दिया, उसने बोला कि हो सकता है कि स्पेस में कोई चीज होगी जो ये जो रेड, ये जो एनर्जी है लाइट की उसको खींच ले रहे हैं। ठीक है, उसकी भी उसने जो बोला वो भी काफी लेजिट था, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाया। आज हम जानते हैं कि हबल सही है। वी नो दैट हबल का जो थ्योरी था कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, करेक्ट है, मतलब यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एक्सपोनेंशियली। और इसी वजह से शायद आज आपको हबल टेलीस्कोप सुनने को मिलता है, अदरवाइज फर्ड्स टेलीस्कोप सुनने को मिलता अगर फर्ड्स की थ्योरी सही होती तो। ठीक है, अब मैं बिग बैंग समझाता हूँ, बिग बैंग थ्योरी है क्या चीज। ठीक है, अब आराम से सुनना, ध्यान से सुनना। बिग बैंग मतलब क्या? हबल ने प्रूव कर दिया कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, टाइम के साथ एक्सपेंड करता ही जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि टाइम को रिवर्स में लेते हैं। रिवर्स मतलब क्या कि अगर अभी चीजें एक्सपेंड हो रही हैं तो चीजें कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी, तो टाइम को बैकवर्ड में करते गए, बैकवर्ड में करते गए, बैकवर्ड में करते गए, तो हमने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो पूरा यूनिवर्स है, सारी गैलेक्सीज हैं, वो लोग एक ही जगह पे आ जाएंगी। एक ही जगह पे आएगा पूरा यूनिवर्स, मतलब कितना ज्यादा मास एक जगह पे आ जाएगा, तो कितना ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, ग्रेविटी क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक स्टार एक ब्लैक होल बन जाता है, तो सोचो पूरा गैलेक्सी एक साथ आ जाएगा तो कितना बड़ा ब्लैक होल बनेगा। तो हुआ क्या कि हमने बोला कि जब टाइम में पास्ट में जाते जाओगे तो पूरा यूनिवर्स एक जगह पर कंडेंस्ड है, और कंडेंस्ड में इतना ग्रेविटी होगा, इतना ग्रेविटी होगा कि पूरा का पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट में समा जाएगा, एक पॉइंट में पूरा यूनिवर्स। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो वॉल्यूम ऑफ द यूनिवर्स। और इसी वजह से फिजिक्स के लॉज यहाँ पर ब्रेक डाउन होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जीरो वॉल्यूम और इनफाइनाइट डेंसिटी जैसे टर्म्स यूज करने लगते हैं, जिसका फिजिकल कोई मीनिंग है नहीं, फिजिक्स में इसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन थियरीज जो है, आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो भी ये चीज प्रूव करती है कि हाँ, दुनिया पहले एक जगह पर था, पॉइंट में था, जीरो वॉल्यूम का था, और फिर बूम, नोबडी नोज हाउ व्हाई, किसने क्रिएट किया, क्यों हुआ, पर अचानक से बूम हुआ 13.6 बिलियन ईयर्स अगो, और बैंग, पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट हो गया और एक्सपेंड होता है, होता है, होता है, होता रहता है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है? वो यही चीज बोलती है कि एक पॉइंट से पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। हाँ, और बिग बैंग थ्योरी सही है, ठीक है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, क्योंकि हमने बिग बैंग थ्योरी के प्रेडिक्शंस को एक्सपेरिमेंटली चेक किया। बिग बैंग थ्योरी ने जो भी प्रेडिक्शंस दिए कि दुनिया में ऐसा होगा, माइक्रोवेव बैकग्राउंड होगा, सब कुछ हमने प्रैक्टिकली प्रूव किया कि हाँ यार, उसने जो बोला वैसा हो भी रहा है एक्सपेरिमेंटली। तो अब क्वेश्चन आता है कि बेस्ट मॉडल क्या है रियलिटी का? अगर रियलिटी एग्जिस्ट करती है, अगर ये जो दुनिया है, इस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं और ये दुनिया सच में सही है, तो क्या क्लासिकल फिजिक्स सही है या क्वांटम मैकेनिक्स सही है, या कौन सा ऐसा मॉडल है जो इस दुनिया को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा? इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। डुअल डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या है? लाइट जो है वो एक पार्टिकल भी है और वो एक वेव भी है, दोनों। कैसे है? देखो, न्यूटन के टाइम पे न्यूटन ने क्या बोला था? उसने बोला था कि जो लाइट है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसल्स। बाद में हाइजन ने प्रूव किया कि लाइट एक वेव है। ये एक मॉडल था लाइट के लिए। उसी तरीके से और भी दुनिया में मॉडल्स थे, जैसे 4 एलिमेंट थ्योरी थी, जिसमें एरिस्टोटल ने बताया था कि अर्थ, फायर, वाटर और एयर से मिलकर पूरी दुनिया बनी हुई है। टोलेमिक का मॉडल था जिसमें अर्थ सेंटर पे था, बाकी चीजें घूम रही थी। फिर अभी बिग बैंग थ्योरी आ गई है, और जो 4 एलिमेंट थ्योरी और टोलेमिक मॉडल थे वो उनको गलत मान लिया गया, अभी बिग बैंग थ्योरी को सही मान रहे हैं, पर पता नहीं वो भी सही है कि नहीं। उसी तरीके से फिर लाइट की थ्योरी आई कि लाइट पार्टिकल है। फिर बाद में हाइजन ने बोला कि नहीं यार, लाइट तो वेव है। अब जो लाइट पार्टिकल और वेव का फंडा क्यों ऐसा आ रहा है कि कुछ बोल रहे हैं पार्टिकल है, कुछ बोल रहे हैं कि वेव है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल नेचर जो है लाइट का, वो कुछ फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन कर रहा है, वेव नेचर कुछ और को। जैसे अगर मैं इंटरफेरेंस का बात करूं तो इंटरफेरेंस वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है, पर पार्टिकल नेचर से नहीं होता है। पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं तो वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता है। तो हो क्या रहा है, सेम फिनोमिनन्स जो है, अलग अलग सेम जो थ्योरी है
वो हर फिनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। पार्टिकल थ्योरी सारे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, वेव थ्योरी सारे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो फाइनली हमने क्या डिसाइड किया कि ठीक है, फाइनली हमने क्या डिसाइड किया कि ठीक है, हो सकता है कि लाइट पार्टिकल भी और वेव भी, और उसी को हम लोग बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जहां पर हमने थियरीज को मिक्स करना शुरू किया। हमने मान लिया कि चलो कभी कभार पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी कभार वेव की तरह, उसी को बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब ये बताने का मेरा मकसद क्या था डुअल नेचर के बारे में। अच्छा, डुअल नेचर के बारे में बताने से पहले एक फन फैक्ट बता देता हूं कि लाइट अगर वेव है और पार्टिकल भी है, तो जो पार्टिकल्स है जैसे कि ये पेन, तो इसको भी वेव होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये डी ब्रोगली, जिसको प्रोनाउंस करते हैं डी ब्रॉय से, डी ब्रॉय ने ये प्रूफ किया कि जो पार्टिकल्स हैं वो भी वेव्स होते हैं। मतलब कि मेरा शरीर जो पार्टिकल से बना हुआ है वो भी वेव है, क्योंकि लाइट अगर वेव और पार्टिकल दोनों है तो हर किसी को भी पार्टिकल और वेव दोनों आना चाहिए। देखो ये, देखो ये है ना, मैं पार्टिकल भी हूँ, वेव भी हूँ। ठीक, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे कि ये जो बेस्ट मॉडल ऑफ रियलिटी के लिए जो मैं एग्जांपल दे रहा था लाइट का, वो मैं क्यों दे रहा था? क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग थ्योरीज थी, वो अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी, और जब हमने उनको दोनों को मिला दिया तो पूरी चीजें एक्सप्लेन हो गई। वेल, एम थ्योरी का यही फंडा है। ये जो एम थ्योरी है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था, वही चीज है कि एम थ्योरी के अलग अलग पार्ट्स हैं। अलग अलग पार्ट्स मतलब क्या? अलग अलग थ्योरीज अलग अलग चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कुछ और एक्सप्लेन कर रहा है, सुपर ग्रेविटी कुछ और एक्सप्लेन कर रहा है, पर ये दोनों एक दूसरी फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि ये जो अलग अलग 6 थ्योरीज हैं जो पूरी दुनिया को अलग अलग एक्सप्लेन कर रही हैं, अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लेन कर रही हैं, इन सबको एक साथ मिला के बोलते हैं एम थ्योरी। जैसे कि हमने पार्टिकल और वेव थ्योरी को मिला के बोल दिया डुअल नेचर ऑफ लाइट, उसी तरीके से एम थ्योरी। और एम थ्योरी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, और आगे के लेक्चर में एम थ्योरी पे ज्यादा डिस्कशन होगा, बट वेट फॉर इट। हालांकि अगले लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीवर्स। तो बी एक्साइटेड, है ना। फिर से मैं कोशिश करूंगा संडे को अपलोड करने का, अगर टेक्निकल इशू नहीं रहा तो पिछले बार की तरह से। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड बाय बाय।